सो गाइस, ये वीडियो हमारे इस सीरीज का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले अपनी यूनिट 9। तो सबसे पहले हम इसका औरों की तरह सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर बाद में सारे टॉपिक एक एक करके समझेंगे। और इनको जितने भी हम पीडीएफ यूज कर रहे हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, वरना टेलीग्राम में आप नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अपने गोल को अचीव करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस आ जाता है उससे सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस में हमारे 4 पॉइंट के अंतर्गत जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं, सबसे पहला है वायरलेस लैन IEEE 802.11। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है वाई मैक्स एंड वाईफाई आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन ये वर्ड आपको नया दिखेगा यहाँ पे लाईफाई। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक समझते हैं। तो हमने देख लिया यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू वायरलेस लैन IEEE, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में। उसके बाद वाईफाई मैक्स क्या होता है, लाईफाई क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा वायरलेस सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी क्या होती है, तो वैसे तो ज्यादातर हमारी जो भी सिक्योरिटी होती है, जो भी हम एंटीवायरस यूज करते हैं अपने सिस्टम में, तो वो हमारा वायरलेस ही होता है। तो इस सिक्योरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी क्या होती है। फिर आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ। अब हम ब्लूटूथ अपने मोबाइल में तो यूज करते हैं, लेकिन रियल में है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा ब्लूटूथ है क्या, और इसका आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन और कंपेरिजन बिटवीन ब्लूटूथ एंड वाईफाई। तो इसके बारे में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लूटूथ एंड वाईफाई में क्या डिफरेंस है। तो इसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो हम लोग पहले से जानते हैं उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक आ जाता है वो है IEEE 802.11। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है इसमें कि IEEE 802.11 वायरलेस लैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स का समूह है। ठीक है, सबसे पहले जो बनाया गया था स्टैंडर्ड समूह वो है 802.11 ऐसा था, जिसे सन 1997 में बनाया गया था। तो जो हमारा ये है स्टैंडर्ड समूह है जो सबसे पहले बनाया गया था, उसका नाम क्या है 802.11। अब इसे कब बनाया गया था, 1997 में बनाया गया था। ठीक है, इसका काम क्या है, ये वायरलेस लैन की आवश्यकताओं, भौतिक फिजिकल स्ट्रक्चर व सेवाओं आदि की व्याख्या करता है। मतलब इन्हें डिटेल में शो ऑफ करता है, किसे, जो हमारे नेटवर्क है उनकी नीड और फिजिकल स्ट्रक्चर की सेवाओं को। ठीक है, इसका मुख्य लक्षण साधारण वायरलेस लैन बनाना होता है जो कि समय बाउंडेड व असिंक्रोनस सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता तो इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कई सारे BSS बेसिक सर्विस सेट, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सर्विस सेट, जुड़े होते हैं जो मिलकर एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिसे EWS मीन्स ऑफ एक्सटेंडेड सर्विस सेट कहा जाता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को पोर्टल के माध्यम से दूसरे लैन से जोड़ा जाता है। ठीक है, IEEE 802.11 में BSS एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें IBSS मीन्स ऑफ इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विसेज सेट कहा जाता है। ठीक है, IBSS कई सारे स्टेशनों के बने होते हैं तथा ये स्टेशन आपस में सीधे जुड़े होते हैं। इसमें एक्सेस पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है तथा डेटा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पे जो IEEE 802.11 है, इसका अगर बेसिक मतलब समझे तो यहाँ पे ये क्या है, IEEE 802.11 वायरलेस लैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स का समूह है। सिंपल है, कौन, यह IEEE 802.11। ठीक है, अब ये जो सबसे पहले बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, 802.11 था। कब बनाया गया था, सन 1997 में बनाया गया था। यह वायरलेस लैन की आवश्यकताओं, भौतिक स्ट्रक्चर व सेवाओं आदि की व्याख्या करता है। तो जो दिखाता है वो क्या करता है, लैन की आवश्यकताओं, लोकल एरिया जो हमारे नेटवर्क होते हैं उसकी नीड क्या है, और फिजिकल स्ट्रक्चर व इनकी सेवाओं आदि की व्याख्या करता है। ठीक है, इसका मुख्य लक्षण साधारण वायरलेस लैन बनाना होता है जो कि समय बाउंडेड व असिंक्रोनस सेवाएं प्रदान करता है। सिंपल सा मतलब, सिंपल सा ये है। आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मुश्किल से 2 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। तो उसके बारे में आपको डिफाइन कर देना है। अब डिफाइन कैसे करना है, पूरा इसके बारे में डिटेल में नहीं लिखना है। अगर 2 नंबर में आता है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये था, इसके बारे में और भी हम चीजें समझ लेते हैं। ये अगर स्टैंडर्ड्स ऑफ IEEE, इसमें जो भी स्टैंडर्ड्स है तो इसकी हम बात करें तो इसमें जो स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, IEEE का प्रारंभिक वर्जन जो मतलब फर्स्ट वर्जन है 802.11 था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद जैसे जैसे नवीन न्यू टेक्निक का विकास होता गया, वैसे वैसे इन्हें भी नए नए वर्जन्स
मतलब इसके भी नए नए वर्जन आते गए, ठीक है। इसके कुछ वर्जन यहाँ पे डिफाइन है, उन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा वर्जन, जो हमारा सबसे पहला जो टाइप बना था वो कौन सा है, IEEE 802.11। फिर आ जाता है सेकंड हमारा IEEE 802.11a, और थर्ड हमारा आ जाता है IEEE 802.11b, एंड लास्ट जो हमारा 4 आ जाता है IEEE 802.11g। तो इस तरह से जो इसके स्टैंडर्ड्स हैं वो 1 से लेकर हमारे 4 तक हैं। सबसे पहला हमारा बना था, ये बना था IEEE 802.11, और इसके कब बना था, 1997 में, जैसे कि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था। यहाँ पे देख सकते हैं कब बना था, 1997 बना था। किस लिए बनाया गया था, यह वायरलेस लैन की आवश्यकताओं को और फिजिकल स्ट्रक्चर की सेवाओं आदि की व्याख्या करता है। इसका मुख्य लक्षण क्या है, साधारण वायरलेस लैन बनाना होता है जो कि समय बाउंडेड व असिंक्रोनस सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, सिंपल। तो ये चीज हमने पढ़ ली है IEEE। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके स्टैंडर्ड भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि कितने स्टैंडर्ड्स के मतलब वर्जन कब कौन कौन से आए हैं। फिर हम यहाँ पे समझ लेते हैं सर्विसेज, अभी कौन कौन से सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है। तो सिंपल यहाँ पे बताया कि संदेश का वितरण, मतलब जो मैसेज है किस तरह से स्थानांतरित होगा, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे किस तरह से पहुंचेगा। अब यहाँ पे ये हिंदी में क्यों लिखा गया है, क्योंकि हिंदी यहाँ पे मोस्टली जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं तो वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहता है उनका, तो आप लोगों को जो दिक्कत ना हो यहाँ पे पूरे इंग्लिश में ना हो, तो इसलिए यहाँ पे कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट यहाँ पे हिंदी में रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संदेश का वितरण, संदेश के वितरण में क्या होता है, मतलब मैसेज का ट्रांसमिशन एक एंड से दूसरे एंड पे किस तरह से होता है। तो इसके कुछ सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज कौन कौन से प्रोवाइड कराता है संदेश का वितरण, इंटीग्रेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया, अगेन एसोसिएशन हो गया, ये सब पूरी चीजें। ठीक है, तो हमें पहले बात करें तो यह एक प्राथमिक सर्विसेज है। इसके द्वारा जो हमारे मैसेज फ्रेम्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजा जा सकता है। जब किसी फ्रेम को एक BSS, अब BSS का फुल फॉर्म क्या हमने अभी जस्ट यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे बेसिक सर्विस सेट, तो इसे यहाँ पे ध्यान में रखना है, बेसिक सर्विस सेट। तो यहाँ पे किसी फ्रेम को एक BSS से दूसरे BSS पर भेजा जाता है, तो उस समय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सेवाओं के द्वारा IEEE पर डेटा को विभिन्न स्टेशनों के बीच इंटीग्रेटेड रूप से ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया में वायर्ड लैन को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जोड़ा जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी स्टेशन को वायरलेस लैन पर डेटा को ट्रांसमिट तथा रिसीव करने के लिए किसी विशेष BSS के एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्शन बनाना होता है। सिंपल है। अब जो हमारा लास्ट आ जाता है 4 पॉइंट, उसे बोलते हैं अगेन एसोसिएशन। इसके द्वारा स्थापित एसोसिएशन को एक एक्सेस पॉइंट से दूसरे एक्सेस पॉइंट पर ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये कुछ इसके सर्विसेज हैं। आप इन्हें अगर आप IEEE के बारे में लिखते हैं, अगर 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है तो आपको सिंपल से आपको IEEE के बारे में डिफाइन करना है यहाँ पे, और फिर इसके बाद में इसके जो वर्जन है उन्हें लिख देना है। फिर बाद में इसके कौन कौन से सर्विसेज हैं, कौन कौन सर्विसेज में प्रोवाइड कराई जा रही है इनके द्वारा, तो वो सर्विसेज आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अगर देखें हम तो हमारा आ जाते हैं यही इसके जो और भी हमारे सर्विसेज हैं वो है जैसे कि हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया, डी ऑथेंटिकेशन हो गया, और जो हमारा गोपनीयता, मतलब कि किसी चीज को सिक्योर रखना, मतलब किसी और कोई और शो ऑफ ना कर पाए, उसे कोई और देख ना पाए, मतलब दूसरे चीजों से बचाना, है ना, ऐसा होता है ना, तो उसे बोलते हैं गोपनीयता। तो ये हमारे 3 पॉइंट और भी हैं इधर। तो इस सर्विसेज में पहले हमारे क्या 1 2 3 4 5 है, कौन कौन से, संदेश का वितरण, इंटीग्रेशन, एसोसिएशन, अगेन एसोसिएशन, और जो हमारा आ जाता है ऑथेंटिकेशन, डी ऑथेंटिकेशन, और लास्ट हमारा गोपनीयता। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इनके सर्विसेज है IEEE 802.11 के। ठीक है, अब हमारा आ जाता है WiMAX। ये रियल में अभी तक आप लोगों ने आई होप ये नाम सुना नहीं होगा। तो WiMAX क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था ना वाईफाई हम लोग यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो हमें समझ में आ जाता है कि वाईफाई है क्या रियल में। और यहाँ पे अगर बात करें WiMAX, तो आपने WiMAX के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके जरिए हम घरों पर या ऑफिस में इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। दिनों दिन वाईफाई की स्पीड और उससे जुड़ने वाले डिवाइस की संख्या बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार WiMAX भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन का एक मानक है। WiMAX का पूरा नाम जो होता है वो है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये है, जिससे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन को बनाने के लिए खास तैयार किया गया है। यह वाईफाई के समान ही होता है, लेकिन इसमें कनेक्ट होने वाले डिवाइस और इसकी रेंज वाईफाई से कहीं ज्यादा होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा WiMAX है कहीं ना कहीं उसी की जैसा ही, वाईफाई की जैसा ही है, लेकिन इसमें जो कनेक्शन होता है, कनेक्ट होने वाले डिवाइस और इसकी जो रेंज होती है वाईफाई से कहीं ना कहीं अधिक ही होती है। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल सकता है, वहां पे वाईफाई था और यहाँ पे क्या है WiMAX, मतलब
उससे थोड़ा अधिक इसकी रेंज है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो उदाहरण के लिए एक सामान्य वाईफाई से 16 से 24 यूजर एक साथ, मतलब 16 to 24 यूजर्स एक साथ कनेक्ट हो पाते हैं, जबकि वाई मैक्स के जरिए हजारों लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और वाईफाई की रेंज 1 to 2 किलोमीटर अधिकतम हो सकती है, जबकि जो वाई मैक्स है उसकी रेंज कितनी हो सकती है, 70 to 100 किलोमीटर भी हो सकती है। तो ये चीज़ हमने देखा कि अगर कम शब्दों में इसे समझें तो वाई मैक्स क्या होता है, लगभग हमारा वाईफाई के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो हमारा डिफरेंस क्या है, जो वाई मैक्स है इसकी रेंज क्या होती है, वाईफाई से थोड़ा ना थोड़ा ग्रेटर होती है, मतलब हाई होती है। और इसमें जो यूजर की संख्या है तो 16 से 24 यूजर ही वाईफाई में कनेक्ट हो सकते हैं, और जो हमारा वाई मैक्स है इसमें कितने हजारों लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज की बात करें तो वाईफाई की रेंज होती है 1 से 2 किलोमीटर, जबकि जो वाई मैक्स है इसकी रेंज होती है 70 से 100 किलोमीटर। तो ये चीज अगर आपसे डिफरेंस भी पूछा जाता है कि वाई मैक्स एंड वाईफाई में क्या डिफरेंस है, या फिर ऐसे डिफरेंस बिटवीन वाई मैक्स एंड वाईफाई, तो आपको इस तरह से को डिफाइन करते हैं, दोनों में डिफरेंस भी लिख देना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाई मैक्स। अब आ जाता है पार्ट्स ऑफ वाई मैक्स। अब वाई मैक्स के कौन कौन से पार्ट है उन्हें समझ लेते हैं। वाई मैक्स सिस्टम में वाई मैक्स टावर और वाई मैक्स रिसीवर जैसे दो भाग शामिल है। कौन कौन से, वाई मैक्स टावर और वाई मैक्स रिसीवर। तो वाई मैक्स सिस्टम में क्या होता है, दो पार्ट है, कौन कौन से, वाई मैक्स टावर और दूसरा आ जाता है हमारा वाई मैक्स रिसीवर। दो पार्ट इसमें शामिल है। वाई मैक्स टावर एक सेल फोन टावर के समान है और यह 3000 वर्ग मील जैसे बहुत बड़े क्षेत्र से में सिग्नल कवरेज प्रदान करता है। ठीक है, और वाई मैक्स जो रिसीवर होता है इसमें क्या होता है, वाई मैक्स रिसीवर में एंटीना और रिसीवर एक छोटा बॉक्स हो सकता है, जिसे वर्तमान में इन प्रेजेंट वाईफाई एक्सेस जैसे लैपटॉप में बनाया जा सकता है। तो ये है इसमें जो दो पार्ट है, कौन कौन से, वाई मैक्स टावर और दूसरा आ जाता है वाई मैक्स रिसीवर। तो इनके बारे में यहाँ पे डिफाइन है, तो ये चीज भी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वैसे तो यहाँ पे वाई मैक्स के बारे में ही पूछा जाएगा आपसे, अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है वाई मैक्स है क्या, छोटा सा 2 पॉइंट लिखने के लिए आ जाएगा, और आप लिखना और भी चाहते हैं तो इसका जो पार्ट है इतना डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आ जाता है फीचर्स ऑफ वाई मैक्स। अब इसके कौन कौन से फीचर्स हैं सब डिफाइन कर लेते हैं। तो वाई मैक्स की सबसे पहली खासियत यह है कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो सकती है, यह कुछ किलोमीटर से लेकर कुछ मीलों तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, ये था हमारा पहला पॉइंट। अब वाई मैक्स में प्रयोग किए जाने वाले एंटीना बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, मतलब जितना पावरफुल है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिस कारण से इसकी स्पीड जो होती है 40 Mbps तक हो सकती है, जो कि ज़्यादा दूरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है, वाई मैक्स के जरिए हम कहीं भी किसी ऐसे स्थान पर भी इंटरनेट सर्विस मुहैया करा सकते हैं, मतलब प्रोवाइड करा सकते हैं जहां पर केबल के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो वाई मैक्स के जरिए हम एक साथ सैकड़ों हजारों यूजर्स को इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे कभी भी कहीं भी इसका प्रयोग करके हाई इंटरनेट स्पीड सर्विस दी जा सकती है। मीन्स ऑफ अगर एग्जांपल की बात करें तो उदाहरण के लिए जैसे अगर किसी जगह पर कोई इवेंट होना है जिसमें सभी उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट मुहैया मतलब प्रोवाइड कराना है, तो ऐसे में हम वाई मैक्स एक अच्छा विकल्प है हमारे लिए, जिसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वाई मैक्स और वाईफाई में क्या डिफरेंस है, तो हम कहाँ पे वाईफाई का यूज करते हैं, कहाँ पे वाई मैक्स का यूज करते हैं, तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ इसके फीचर्स थे। ठीक है, वाई मैक्स तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि वाई मैक्स है क्या, उसके कितने कौन कौन से पार्ट हम यूज करते हैं, वाई मैक्स टावर और वाई मैक्स रिसीवर, और इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो ये हमारे इसके कुछ फीचर्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। अभी सिक्योरिटी के नाम से पता चल रहा है कि सिक्योरिटी मतलब किसी चीज को, हमारे अपने डाटा सिस्टम किसी भी चीज को सिक्योर रखना है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड, मतलब जो उससे अनऑथराइज्ड यूजर, मतलब जो उसे एक्सेस के काबिल नहीं है, उससे बचाना। तो एक तरह से इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस, बिना अनुमति के एक्सेस, जिसे हम हिंदी बोल देते हैं हैकिंग, तथा डेनियल ऑफ सर्विस, जिसे शॉर्ट बोल देते हैं डॉस, अटैक, वायरस और वॉर्म्स आदि से बचाया जा सकता है। ठीक है जी, ये है हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इंप्लीमेंट नहीं होती है, इसके लिए एक्सपर्ट की नीड होती है। सिंपल है, किसी नेटवर्क में नेटवर्क सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमें नेटवर्क की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर कंपोनेंट का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आईडीज, etc। इस तरह से अगर हम बात करें तो हम फायरवॉल जो एक दीवार की तरह काम करता है सिक्योर करने के लिए, एंटीवायरस हम लोग अपने सिस्टम में यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा सिक्योरिटी, अपने सिस्टम को सिक्योर, डाटा सिक्योर करने के लिए हमारे पास कुछ ये एलिमेंट्स भी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी है। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करें नीड ऑफ सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी की हमारी आवश्यकता क्या है। तो अभी हमने पढ़ा कि अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए नॉर्मली समझे तो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे नीड है वो है इंटरनेट में यूजर्स की महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी को हैकर तथा अटैकर से बचाने के लिए। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आ जाता है, डेटा तथा सूचना को अनऑथराइज्ड एक्सेस, लॉस तथा मॉडिफिकेशन से बचाने के लिए। तो दो तरह के हमें इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की नीड पड़ती है। अब इसके गोल्स क्या हैं उसे समझ लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि केवल सेंडर तथा रिसीवर ही मैसेज को देख सकते हैं अर्थात एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब ये कॉन्फिडेंटिलिटी तब खत्म हो जाती है जब कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति मैसेज को एक्सेस कर लेता है। मान लो कि एक सेंडर है और दूसरा पॉइंट है रिसीवर। अब यहाँ पे सेंडर कोई भी डाटा सेंड कर रहा है और रिसीवर को रिसीव करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो चाहता है कि जो हम सेंड कर रहे हैं केवल उसे रिसीवर ही देख पाए। ऐसा ना हो कि अब सेंडर यहाँ पे सेंड कर रहा है और बीच में कहीं पे दूसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी बैठा हुआ वो दोनों के मैसेज यहाँ पे सीन कर रहा है। मतलब जो हमारा सेंडर है वो कुछ डाटा सेंड कर रहा है रिसीवर के पास, और यहाँ पे जैसे जा रहा है तो बीच में एक थर्ड पार्टी बैठा हुआ यहाँ पे सीन कर ले रहा है, ये फिर एक्सेस कर ले रहा है। तो यहाँ पे उसकी जो कॉन्फिडेंटली है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाती है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो आ जाता है वो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि यूजर की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करना, अर्थात यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति मैसेज भेज रहा है वह व्यक्ति वही व्यक्ति है, कोई दूसरा तो नहीं है, ये चेक करना, ये होता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है वो इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से तात्पर्य यह है कि मैसेज में कोई बदलाव मतलब मॉडिफिकेशन नहीं होना। इंटीग्रिटी तब तक बनी रहती है जब तक कि मैसेज में कोई चेंजेस नहीं होता। सेंडर के मैसेज सेंड करने के बाद मैसेज में कोई बदलाव जैसे कि अल्टर, इंसर्ट, डिलीट आदि किया जाता है तो उसकी इंटीग्रिटी समाप्त हो जाती है। तो मतलब कि ऐसा है, अगर एक लाइन समझे तो जो सेंडर वो डाटा सेंड कर रहा है रिसीवर के पास, अगर जैसा उसने डाटा था वैसे रिसीवर के पास पहुंचता है तब तो ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी बनी हुई है। अगर वहां पे उसमें कुछ अपडेट हो जाता है, फिर कोई डाटा डिलीट हो जाता है, तो वहां पे उसकी इंटीग्रिटी लॉस हो चुकी, ठीक है। अब आ जाता है नॉन रेप्यूडिएशन, ठीक है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब कोई यूजर मैसेज भेजता है परंतु बाद में कहता है कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है। सिंपल ध्यान देना है यहाँ पे, जब कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब कोई यूजर मैसेज भेजता है परंतु बाद में कहता है कि यह मैसेज मैंने नहीं भेजा है, तो नॉन रिप्यूडिएशन ऐसी किसी भी प्रकार की पॉसिबिलिटीज को नहीं मानता है। अर्थात नॉन रिप्यूडिएशन जो सेंडर को मैसेज भेजने के बाद मना करने की आज्ञा नहीं देता है। तो इस तरह से आप लोग ये जो हमारे पॉइंट है, ऑथेंटिकेशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, नॉन रिप्यूडिएशन हो गया, इन्हें समझ सकते हैं। फिर जो हमारे नेक्स्ट दो पॉइंट आ जाते हैं वो है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि कोई यूजर कौन सी चीज एक्सेस कर सकता है और कौन सी चीजें एक्सेस नहीं कर सकता है। सिंपल इसके नाम से पता चल रहा है। फिर आ जाता है अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी यह कहता है कि जो रिसोर्स है वह केवल ऑथराइज्ड यूजर के लिए ये उपलब्ध है होगा, बाकी को नहीं। मतलब जो उसे जिसके पास की है एक्सेस करने के लिए वही इसे एक्सेस कर सकता है, वो और कोई दूसरा उसे नहीं एक्सेस कर सकता। तो ये हमारे कुछ इसके गोल्स थे किसके, सिक्योरिटी के। कौन कौन से, कॉन्फिडेंटिलिटी हो गया हमारा, फिर आ गया हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, नॉन रिप्यूडिएशन हो गया, फिर आ जाता है हमारा एक्सेस कंट्रोल और अवेलेबिलिटी। तो ये हमारे कुछ गोल्स हैं, इन्हें आप डिफाइन कर सकते हैं सिक्योरिटी के अंतर्गत। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सिक्योरिटी है क्या, तो सिक्योरिटी के बारे में बताना है, उसकी नीड क्या है ये भी बताना है आपको, फिर उसके गोल्स क्या है ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने वाई मैक्स पढ़ा था, अब यहाँ पे आ गया लाइफाई। तो वाईफाई से मिलता जुलता ये भी इसका नाम है लाइफाई। तो लाइफाई एक प्रकार का वायरलेस कनेक्शन होता है जो वाईफाई की तुलना में 100 गुना तेज हो सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप अपने लाइट स्विच को ऑन करके हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। मतलब जैसे हम स्विच को ऑन करें और हम अपने हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं। फुल फॉर्म अगर बात करें तो लाइफाई का जो फुल फॉर्म है वो होता है लाइट फिडेलिटी, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे लाइफाई वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो डिवाइसेस के बीच डेटा और स्थिति ट्रांसमिट करने के लिए प्रकाश का उपयोग करता है, ठीक है। तो ये जो लाइफाई है ये भी आपका टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है 2 नंबर में। लाइफाई क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, वाई मैक्स क्या होता है, इन सब के बारे में 5 नंबर में पूछा है। वैसे मुश्किल ही जाना है, फिर भी आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। तो फुल फॉर्म यहाँ पे और किस लिए यूज किया जाता है, ये किसके लिए, वायरलेस कनेक्शन है जो कि वाईफाई की तुलना में क्या है 100 गुना तेज है। उसका फुल फॉर्म ये हो गया। और वाईफाई ये है, इसके बीच क्या क्या होता है, डेटा और स्थिति ट्रांसमिट करने के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा लाइफाई। अब आ जाता है व्हाट इज वाईफाई। वाईफाई हम लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में, तो इससे तो हमें पता ही होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी हम इसका इंट्रोडक्शन के तौर पे समझ लेते हैं। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है।
वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क टेक्निक है जो कि कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसों को वायरलेस सिग्नल से कम्युनिकेट करता है। सिंपल है। वाईफाई एक ऐसी टेक्निक है जो कि रेडियो तरंगों का प्रयोग करके इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाती है तथा इसके द्वारा हमें डिवाइसों में इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए वायर केबल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो वाईफाई में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रयोग करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र का निर्माण करना पड़ता है तथा यह हॉटस्पॉट क्षेत्र वायरलेस एडाप्टर का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ये कुछ वाईफाई के बारे में यहाँ पे है पॉइंट। वाईफाई का मुख्य लाभ ये है, बेनिफिट्स के क्या है कि ये सभी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस है, डिवाइस तथा प्रिंटर के साथ कंपैटिबल मतलब अनुकूल उनके साथ ही वर्क कर जाता है हमारा वाईफाई जो होता है। और टेक्निकल रूप में अगर इसे बात करें तो वाईफाई एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN जिसे शॉर्ट में बोला जाता है का एक प्रकार है। ये हम लैन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़े हैं और W यहाँ पे पहले से जुड़ गया। तो WLAN का एक प्रकार है जो 802.11 IEEE नेटवर्क स्टैंडर्ड पर आधारित है तथा इसे IEEE ने 1997 में विकसित किया था जब इन्होंने सबसे पहले 802.11 वाईफाई विकसित किया था। तो उस समय इसकी स्पीड 2 Mbps थी। तो एक तरह से हम समझे ये वाईफाई का हमारा नाम ही था। ये देखो 802.11, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, पूरा वाईफाई का पूरा एक वर्जन ही था। तो इस तरह से ये हमारा वाईफाई। तो वाईफाई क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है वाईफाई का। फिर वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्क टेक्निक है जो कि कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसों को वायरलेस सिग्नल से कम्युनिकेट करता है। सिंपल है। तो इस तरह से अगर टेक्निकल भाषा में लैंग्वेज में आप लिखना चाहोगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट यहाँ पे समझ में आए होंगे जितना भी इस यूनिट के अंतर्गत थे। ज्यादा से आपसे एग्जाम में पूछा और भी जा सकता है कि वाईफाई और लाईफाई में क्या डिफरेंस है, तो इनके बारे में आप डिफरेंस बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिफरेंस कवर नहीं किया है। और वाईमैक्स और वाईफाई में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इन्हें आप कंपैरिजन कर लेना खुद से ही। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम में अपने चैनल के नाम से सर्च कर लेना तो वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ पे सारे ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स। तो थैंक यू सो मच गाइस। ये था आपका लास्ट लेक्चर इस सीरीज का, लास्ट मोमेंट सीरीज का हमारा लास्ट लेक्चर था। तो आई होप आप लोगों ने सारे चैप्टर्स एकदम अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और आपको क्या करना है, इस पूरे प्लेलिस्ट को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे अगर आप लोगों ने सारे यूनिट क्रम से पढ़े होंगे तब। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में।